हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल के क्लासेस। तो आज से हमारी जो है क्लास 8 की पॉलिटी स्टार्ट है और इसको हम ख़त्म कर देंगे कल तक। बट इसके स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो 16-16 पेज के हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक साथ दो कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में भी ख़त्म करने का मतलब नहीं है। बिकॉज एक एक चैप्टर में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। और हमारा पहला ही चैप्टर है भारतीय संविधान। और शाम को 5 बजे आपको टैग वर्ड्स मिलेंगे जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो आप एसएसटी कर रहे हो चाहे कोई भी एग्जाम। ये टैग वर्ड एक तरीके से ट्रिक है, जहाँ पर भी ये वर्ड्स आपको दिखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये आंसर होगा या नहीं होगा। ठीक है। और हाँ, जिसने अभी तक नोट्स हमारा रिवीजन के लिए नहीं लिया, एग्जाम पास में है और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप सोशल साइंस के हमारे पेड नोट्स ले सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे एंड कमेंट सेक्शन मिलेगा, टीम के द्वारा नोट्स मिलेगा। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तीनों आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। और एनसीईआरटी से पढ़ने का किसी का मन होता नहीं है, क्योंकि इतनी सारी तो कहानियां दी होती हैं। तो आप हमारा नोट्स ले सकते हो, इन्हीं तीनों का है, बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज। ठीक है, वैसे भी आपको बहुत पसंद आ रहा है। तो देखिए, ये जो भारतीय संविधान है आप सभी जानते हो कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बट इसके कुछ फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आखिर में किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी तो एक सवाल होगा ना कि क्यों ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इंडियन नेशनल मूवमेंट हमने हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा है क्लास 8 के ही चैप्टर में। तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे देश जो माउंटबेटन योजना है, उतनी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आप वैसे भी आपको नहीं पढ़नी है कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, इसकी मांग जो है बढ़ती है। साथ में विश्व युद्ध के दौरान ज़्यादा तेज़ी से मांग बढ़ गई थी और 1946 में तो संविधान का गठन हो गया था। ठीक है, आप ये फोटोज़ भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे प्रधानमंत्री, ये देखिए जो इन्होंने व्हाइट कलर की टोपी लगाई है, जवाहरलाल नेहरू जी, ये संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। अब देखो, बस हमारे पास नहीं है संविधान, दुनिया के मोस्टली देशों के पास है। ठीक है, और आमतौर पर जितने भी लोकतांत्रिक देश होंगे ना, वहाँ पे उनका खुद का संविधान होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिसके पास अपने संविधान होते हैं वो सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, संविधान के उद्देश्य पहला तो ये है कि यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करेगा जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार रच सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि जिन जिन देशों के पास लोकतांत्रिक देश हैं, जिनके पास संविधान है, क्या वो सच में लोकतांत्रिक देश हैं? तो ये जरूरी नहीं है, ये यहीं पे इसका खंडन हो चुका है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि भाई आपका जो है आपके पास संविधान है तो आपका लोकतांत्रिक देश हो गया, नहीं। इसकी अलग अलग ज़रूरतें हैं। कुछ तो नागरिक कुछ संविधान तो मतलब इसलिए भी है कि नागरिक अपने देश को अपने इच्छा और सपना के अनुसार, मतलब अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग जो है उसको बना सके। यानी संविधान ही बताता है कि आखिर में हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। ठीक है, तो क्योंकि आप जानते हो कि देश के भीतर बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं और उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दे एक दूसरे से, मतलब जितने भी मुद्दे होंगे वो सब उससे अग्री करेंगे, ये तो आप सभी जानते हो। तो संविधान ही एक ऐसा नियम बना देता है जिसको एक तरीके से हमारे देश को चलाने की पद्धति हो जाती है कि हमारा देश इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके जरिए न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरीके की होगी, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि देखो भाई, इस तरीके के आदर्श की समझ हमें विकसित करनी है ताकि हमारा देश जो है प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, कुल मिलाकर संविधान का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि संविधान है तो आपका डेमोक्रेटिक कंट्री हो चुका है। कई बार देश को चलाने के लिए भी संविधान की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर एक दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके पहले इसकी क्या ही हालत चल रही थी। ये स्टोरी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये वाली तो आपको पता है कि 1990 में ही नेपाल का जो है पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। अब आप बताओ, राजा के पास होगी तो वो तो जो रूल्स बना देगा वही लोगों को मानना पड़ेगा। नेपाल में पहले ऐसा ही था। बहुत सारे नेपाल के लोग जो हैं लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन कई साल तक चलता रहा। इस संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने की कामयाबी मिल गई, क्योंकि पहले वहाँ पे नेपाल में ना राजा का शासन आप जानते ही हो कि पहले राजा रानी इन्हीं लोगों का शासन चलता था। तो इससे लोग जो है चाहते थे कि हमारा देश जो है, हमारे देश में भी लोकतंत्र होना चाहिए। संघर्ष किया, 2006 में आखिर में राजा की सत्ता को समाप्त किया गया। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे, इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्योंकि जो राजा के समय था ना, वो संविधान उनको नहीं चाहिए था।
जैसे कि फुटबॉल के खेल के नियम भी आपने बदलते हुए देखा है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे। तो एक नया संविधान उनको बनाना पड़ा, क्योंकि पहले वाला जो नियम था राजा के समय वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो अब जब नया संविधान, नया लोकतंत्र है, तो नई संविधान, सारे नियम भी नए होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने भी संघर्ष किया, 2006 में बन गया संविधान। ये पहला है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, जैसे कि उस समय उन लोगों को जो राजा के समय जो सत्ता थी वो नियम उनको नहीं पसंद आ रहे थे, उनको बदलना था। तो एक तरीके से हमारा संविधान का पहला उद्देश्य तो यही हो गया। अब दूसरा क्या होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, ये दूसरा उद्देश्य है। जैसे कि नेपाल के पुराने संविधान में ये कहा गया था कि देश के शासन की जो बागडोर है वो राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगा। तो एक तरीके से राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य यही है। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहाँ पे जो भी डिसीजंस होते हैं ना, उसमें संविधान की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। ये नहीं कि राजा जब आया तब कुछ भी बदल देगा। तो एक दूसरा रीज़न ये है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में ना हमारे पास पूरी पावर होती है कि हम अपना नेता खुद चुनेंगे अपने वोट से, ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जिम्मेदारी के साथ उसका इस्तेमाल करें अपने पावर को। ठीक है, फिर भी ये भी एक संभावना रहती है कि जो भी नेता आप चुनोगे वो सत्ता का दुरुपयोग भी कर सकता है। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय भी आपको संविधान में मिलेगा। तो देखा नहीं है आपने, जो लोग इतना कुछ पब्लिक के लिए करते भी नहीं है, अगले साल वो रहते भी नहीं है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय भी आपने देखा है। अभी जैसे इतने सारे मैसेज आते हैं कि यूपी में 6 साल हो गया शिक्षक भर्ती नहीं आई, इतना आंदोलन हुआ, क्या हो रहा है, और आप ही लोगों ने उनको वोट दिया है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो चाहे जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल। तो लोकतंत्र में क्या है, हम सामने वाले को नहीं ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमने ही चुना है। एक बार उसने काम नहीं किया तो दूसरी बार आपको उसको वोट भी नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि हमारे लिए ही तो वो नेता है, हमारे तरफ से ही तो उसको पावर मिला है कि वो सत्ता के साथ वो उसको ये पावर मिले और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, बट वो नहीं समझते हैं। तो लोकतांत्रिक समाज में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है। देखो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, जैसे कि हमारा भारत ही देख लो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नियम बना दोगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा होता है कि कई बार आपने देखा होगा रूल्स बदले जाते हैं कि किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक ऐसे लोगों को एग्ज़ाम जो है देने को नहीं मिल रहा है, तो आप उस संविधान की ही सहायता लेके कोर्ट में जा सकते हो, रूल बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से संविधान ही ऐसे नियम तय करता है ताकि जो राजनेता है उसके हाथों सत्ता का दुरुपयोग ना हो। अदरवाइज अगर संविधान ना हो तो कल कोई भी राजनेता कभी भी उठेगा, कुछ भी नियम बना देगा। हमारा भारतीय संविधान ऐसे बहुत सारे मौलिक अधिकार वाले इसमें खंड दिए गए हैं, जितना मैंने आपको बताया था ना इसके एक दिन पहले भी, जिसमें आपका शिक्षा का अधिकार हो गया, 6 से 14 निःशुल्क अधिकार जो बच्चों का है। अगर इसमें कोई किसी को मना कर रहा है तो आप जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान में ही ये सब नियम दिए गए हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि आप किसी भी धर्म से हो, नस्ल से हो, जाति से हो, लिंग हो, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा, पूछता है समानता का अधिकार क्या है, तो ये एक मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, बाकी इसको आपको नहीं पढ़ना, ये स्टोरी है। तो इस तरह से आपने देखा कि लोकतांत्रिक समाज में भी लेकिन एक चीज़ और है, भले से हमारे देश में, बहुत सारे देश में संविधान है, उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि गलत होती हैं। तो इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकता है, जहाँ पर बहुमत वाली सरकार बन जाए, फिर वो अपने हिसाब से संविधान को भी बदल सकते हैं। ठीक है, जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। ठीक है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है, क्योंकि एक ही पार्टी के पास बहुत सारा पावर है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको ना किसी चीज़ से वंचित ना किया जाए, क्योंकि भाई बहुसंख्यक के लिए अगर जो चीज़ उपलब्ध है वो उन सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक के लिए आप सामान्य रूप से उपलब्ध है और अल्पसंख्यक पर जो है बहुसंख्यकों की एक तरीके से वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसको हम इंटर कम्युनिटी बोलते हैं। मतलब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पे क्या कर रही है, दबाव बना रही है।
ठीक है, इन सभी को रोकने के लिए ही तो संविधान है हमारा। या फिर एक देखिए ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इंटर कम्युनिटी बोलते हैं एक समुदाय का दूसरे समुदाय के ऊपर दबदबा, और इंट्रा कम्युनिटी बोलते हैं मान लो एक ही समुदाय है और इसके भीतर कुछ लोगों का दबदबा, ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रा कम्युनिटी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और आजकल तो होता भी है, आपने देखा भी है। तो अब ये क्वेश्चन है कि संविधान आखिर में क्यों होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहला आपने देख लिया कि हम एक नियम बनाते हैं ताकि उससे हमारा देश चल सके, जो भी आदर्श, जो भी हमारे ड्रीम्स है उसको पूरा करने के लिए। दूसरा एक देखा होगा आपने, संविधान का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य ये पूछेगा स्टेटमेंट में कि क्या है, तो वो आपका राजनीतिक व्यवस्था, ये क्योंकि वो हमारी ही प्रतिनिधि, मतलब हमारे ही तरफ से तो जाते हैं सारे नेता चुन के। अब तीसरा संविधान क्यों होना चाहिए, तो इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यस, कई बार हमारी सोच इतनी ज़्यादा घातक होती है, कई बार हम ऐसा कुछ करने चले जाते हैं जो कि दूसरों के लिए भी हार्मफुल है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम लोग अपने आप को भी बचा सकें। अब ये बात आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या मतलब है, खुद को अपने आप से बचाना। तो जी हाँ, असल में इसका मतलब है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। मतलब आपके सामने न्यूज़ में कोई एक मुद्दा आया, आपको कुछ नहीं पता है स्टोरी, बट आपके मन में उसके लिए इतनी ज़्यादा नफरत, बहुत सारी गलत सोच आने लगी। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, और आपने उस बीच में कुछ एक्शन भी लिया हो, मे बी। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से भी बचाने में मदद करता है, ठीक है, क्योंकि आज के दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, जहाँ पर एक बस इन्फॉर्मेशन फेक फैलाकर किसी की लाइफ भी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये तीसरा आपने देखा कि खुद को खुद से बचाने के लिए भी है। क्योंकि देखो, आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें आई जो कि गलत है, आपको नहीं पता है, फिर भी आ गया, तो संविधान हमको ऐसे फैसले लेने से रोक देगा, क्योंकि उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचाएगा जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए। ये होता है। कई बार आपने देखा होगा कि इलेक्शन के समय पे लोग बोलते थे कि ठीक है, हमें डिक्टेटर ही चाहिए। मतलब हम लोग एकदम अंधे हो जाते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता है, हमारी खुद की सोच हमारे ऊपर हावी होने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, तानाशाह को ही सौंप दो, लेकिन आपने सोचा है कि वो लॉन्ग टर्म में आपको भी नुकसान करेगा, आपकी फैमिली को भी नुकसान करेगा वो डिक्टेटर से। तो यही सारी चीज़ें बता रही है कि ये आपको संविधान ऐसा करने से रोकेगा। तो इसलिए संविधान जरूरी है। जो लोग बहुत सीरियसली हो जाते हैं ना किसी मैटर पे, किसी पॉलिटिक्स को लेकर, तो वो चाहेंगे कि भाई तानाशाह को सौंप दो हमारे देश को, फौजी शासन हो जाना चाहिए। और आपने कभी सोचा है, जहाँ पे तानाशाह फौजी शासन होता है वहाँ पे लोगों की क्या हालत होती है, वो एक वर्ड नहीं बोल सकते हैं। चाइना में आप देख ही सकते हो। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को ही तहस नहस कर देगा। एक सेकंड के लिए आपने सोच लिया कि ठीक है तानाशाही, बट आगे एक लॉन्ग टर्म में वो आपके ही जो आपके हित है उसको बर्बाद कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाता है। मतलब ऐसे ऐसे जो सोच है ना, उससे हमारा जो एक अच्छा संविधान है वो हमारे देश को बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने ही नहीं देगा जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो कि एक अच्छे संविधान की ताकत क्या है। आपके मन में चाहे कुछ भी आए, बट वो ऐसा करने से रोक देगा, उसको पलटने ही नहीं देगा जिससे कि नागरिक का अधिकार या फिर उसकी स्वतंत्रता को खतरा हो, ठीक है। और ये स्टोरी सिर्फ कहानी सुनने के लिए नहीं बताई जा रही है, आपसे स्टेटमेंट में पूछेगा कि संविधान के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या तानाशाह क्या सही है, क्या संविधान से हमारी जो खुद की सोच है उसे हमें खतरा हो सकता है, ऐसे ही स्टेटमेंट पूछता है। और ये चैप्टर आप देख ही सकते हो, अभी हमने केवल 9 ही पेज किया है क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में है। यहाँ पर आप देख सकते हो संविधान सभा के सदस्यों के बीच एक यूनिटी की भावना थी और एक दूसरे के साथ लोग बहस तो करते थे बट काफ़ी सीरियस थे, ठीक है। ये देखिए भारतीय संविधान, देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़े हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं, क्यों हुआ था, सारी चीज़ें आपको पता ही है। अब यहाँ पर क्या है कि आपने देखा होगा कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हमें बहुत सारे नियम को मानना पड़ता था जो कि उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए।
क्योंकि इतनी गुलामी, इतना अत्याचार, इतना सब कुछ सहने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हमारा भारत एक लोकतांत्रिक ही देश बनेगा, ताकि उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाए, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार हो। और इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, मतलब किस तरीके से उसके नियम हो, किस तरीके से उसके काम हो। यह काम कोई एक आदमी तो कर नहीं सकता है, तो इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। अकेले किसी ने नहीं बनाया है, 300 लोगों ने इसमें काम किया है। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक भी होती रही, क्योंकि भारत के लोगों को समझ में आ गया था कि हमारा देश को एक संविधान की जरूरत है, हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए। ये हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी हैं। हम इनको संविधान का जनक कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी जो अनुसूचित जातियां हैं वो बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन कौन कर रहा है? स्वर्ण हिंदू अधिकारी के हाथ में है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि भाई सरकार के अलावा आप लोग लोक सेवाओं में भी आओ, क्योंकि भले से संविधान बन चुका है, बट हाथ में किसके हाथ में है पूरी पावर? जो स्वर्ण हिंदू हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी लोक सेवा में आना होगा, ये इन्होंने ऐसा बोला था। तो संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज आप जानते हो कि हमारे देश में बहुत सारे समुदाय हैं, ना तो उनकी भाषा एक है, ना धर्म एक है, ना ही संस्कृति है। तो आखिर में संविधान जब लिख रहे थे तो हमारा देश बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा था, क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी आपको पता ही है तय हो चुका था। कुछ रियासतें जो है वो तय नहीं कर पा रही थी कि हमारा फ्यूचर किस तरफ जाएगा। जनता की भी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत भयानक थी, क्योंकि आप समझ सकते हो उस समय गरीबी कितनी थी। और संविधान सभा के सदस्यों के सामने बहुत सारे मुद्दे थे, अलग अलग जो है राज्य हैं, भाषाएं हैं, धर्म है, कल्चर है। लेकिन उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक दायित्व को बहुत ही बहादुरी से निभाया और कल्पनाशील एक दस्तावेज किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाया, क्योंकि डाइवर्सिटी है फिर भी हम सब क्या हैं? एक हैं। उन्होंने जो भी दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधार, गरीबी उन्मूलन और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसमें जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है कि भाई जनता के अलावा बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ पॉइंट्स जो कि संघवाद, फेडरलिज्म, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। संघवाद किसे कहते हैं? फेडरलिज्म। देखो इसका मतलब है, और ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो स्टार्ट हो रहा है 1 बाय 1। इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। ठीक है, आपसे पूछेगा एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होने का मतलब क्या है? संघवाद है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकार है और केंद्र स्तर पर भी है। पंचायती राज व्यवस्था भी आपने देखा ही है, वो हमारा तीसरा स्तर है। तो बस इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होना। ठीक है, ये हो गया फेडरलिज्म। अब उसके बाद से हम देखेंगे संसदीय शासन पद्धति। इसका क्या मतलब है? तो ये है सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। अब हमने देखा होगा ना कि वोट डालने का अधिकार हम सभी को है, वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। तो संसदीय शासन पद्धति का मतलब होता है कि संसार के सभी स्तर पर प्रतिनिधियों का जो चुनाव होगा वो लोग खुद करेंगे। तो संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया कि भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य बनाया जाए, और उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच बल्कि तौर तरीके को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, जाति, वर्ग, औरत, मर्द, इस सब का फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी जाति के हैं, आप सभी को समान अधिकार है वोट डालने का। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की डायरेक्ट भूमिका होती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है प्रतिनिधि चुनाव का मतलब, तो यहाँ सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। ठीक है, चुनाव में। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद भी चुनाव लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हो, चाहे आपकी कोई भी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। ठीक है, ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। ठीक है, और लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधि क्यों महत्वपूर्ण होता है, हम इसको आगे देखेंगे। शक्तियों का बंटवारा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? एक है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, मतलब हमने जिसे वोट
हमारे ही तो वोट से वो लोग जीत जाते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। उसके बाद से आपका न्यायपालिका, तो आपको पता ही है, न्याय की व्यवस्था को ही कहते हैं, न्यायालयों की व्यवस्था को ही कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यायपालिका। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। ये चीज ध्यान रखना, सत्ता का दुरुपयोग गवर्नमेंट ना कर सके, इसीलिए क्या किया गया है कि ये जो इतनी भी शक्तियां है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी को एक दूसरे से अलग रखा गया है। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो इस तरीके से आपका शक्तियों का बंटवारा, और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आपका मौलिक अधिकार, स्टार्टिंग में ही देखा कि हमारा फंडामेंटल राइट है और अगर उसका उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाती है। और ये क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं, तो वो है हमारा मौलिक अधिकार। औपनिवेशिक शासन से ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा किया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, ताकि कोई भी कभी भी किसी भी इंसान के मौलिक अधिकार का हनन ना कर सके। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाता है। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो कुल मिलाकर हमारे भारतीय संविधान की अंतरात्मा कौन है, वो है हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकार को शामिल किया जाए जो कि उनके समूह की रक्षा कर सके। बिकॉज आप जानते हो कि बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में ही दिया गया है। और इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये बोला था हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने। मौलिक अधिकार के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक डीपीएसपी सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीति बने। ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ से आपसे कुछ चीज़ें ही पूछेंगी। मैंने आपको सारा ही बता दिया ताकि कुछ भी पूछे आपसे कुछ मिस ना हो। तो ध्यान रखिएगा, अंतरात्मा है हमारा मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। चलो देखो, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार। पहला है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोग, ये नाम आपको याद रखना है 1 by 1। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चाहे खेल मैदान, होटल, दुकान, सार्वजनिक स्थान, सभी को बराबर अधिकार मिलेगा। और मैंने आपको बोला है कि रोजगार के भी मामले में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है। और छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन किया गया है इसे में। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, मतलब आपको बोलने का अधिकार है। ठीक है। कोई भी संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। देश के किसी भाग में भी आपको आने जाने, रहने, कोई भी नौकरी करने का अधिकार है। वो है हमारा, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं 6। ध्यान दीजिएगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। पहला हमारा समानता का अधिकार हो गया, दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, एंड तीसरा हो गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। मतलब आप अपने इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी धर्म अपना सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला देखिए, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये भी कहा गया है कि धार्मिक या भाषाएं सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। एंड हमारा 6वां है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। तो कुल मिलाकर आपके फंडामेंटल राइट हैं यहाँ पर 6, आप देख सकते हो। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये पूरे 6 के 6 आपसे नाम पूछेगा और इसके बीच का मतलब क्या है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक एक चीज़ बता दी है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता।
धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि आप किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। देखो, कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया कि अगर आप फुटबॉल के नियम में बदलाव कर रहे हैं, उसी तरीके से संविधान में भी भारी बदलाव आ जाते हैं, ठीक है। और ऐसा हुआ तो बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है देश का। नेपाल का आपने देख ही लिया कि लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ उन्होंने अपने नए संविधान की भी उनको जरूरत लगी, क्योंकि पहले राजा का सत्ता था, अब उनको लोकतंत्र देश चाहिए, तब उनको संविधान भी तो बदलना पड़ेगा। तो संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया गया है वो कई बार काफ़ी जटिल हो जाते हैं और उनको समझने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, बट आगे भी हम देखेंगे सारी चीज़ें। अभी तो ये पहला ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य आखिरी बैठक में एक साथ हस्ताक्षर कर रहे हैं, ये देखिए। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी हैं जो दस्तखत कर रहे हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि इसको आज एक अलग से ही करते हैं। बाकी कल जो है, आज थोड़ा एक्चुअली नेट की वजह से भी दिक्कत हो रही थी क्लास अपलोड करने में, तो मैंने सोचा कि ये वाली एक क्लास तो आप सभी को दे ही देना चाहिए सो दैट कोई दिक्कत ना हो। बाकी कल जो है कंप्लीट हो जाएगा और इसमें एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट, इसको आप भूल नहीं सकते हो। फेडरलिज्म, शक्तियों का बंटवारा, 1 बाय 1 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बाकी आपको नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ से सोशल साइंस की पेड नोट्स ले सकते हो, ठीक है, ताकि 2-2 बार रिवीजन कर सकें, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।